Hello students. Today we start history 4th chapter Tribals, the Coups and the Vision of a Golden Age. इससे पहले जो हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने देखा कि ब्रिटिशर्स कैसे हमारे देश में आते हैं, व्यापार करने शुरू करते हैं, बिजनेस करना शुरू करते हैं, फिर वो धीरे धीरे कैसे अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिटी एरियाज़ में, फिर नेक्स्ट चैप्टर हमने देखा कि किस तरीके से वो अपना बिजनेस जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना शुरू करते हैं, कंट्री साइड में फैलाना शुरू कर देते हैं। आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से अपना इंटरफेयर ट्राइबल एरियाज़ में, जनजातीय प्रदेशों में, या यूँ कहें कि आदिवासी समुदाय के कामों में अपना इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। दीकूज़, यहाँ दीकूज़ का मतलब है आउटसाइडर्स। दीकूज़ का मतलब है आउटसाइडर्स, जो कि ट्राइबल पीपल्स के ग्रुप के नहीं हैं, बाहर के जो लोग हैं उनको वो दीकूज़ कहा करते थे। एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज, गोल्डन एज के लिए उनका जो विज़न था वो क्या था ट्राइबल पीपल्स का। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। एक व्यक्ति, बिरसा नाम का व्यक्ति 1895 में जंगलों में इधर उधर घूमता नजर आया, जो कि छोटा नागपुर इन झारखंड में है। पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर्स, ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन। लोगों का ये मानना था कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं और वो लोगों की डिजीजेस को ठीक कर सकता है, साथ ही उनके जो अनाज है उसको भी वो मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब कई गुना बढ़ा सकता है। बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल्स। बिरसा ने खुद को कहा था, बिरसा ने खुद को डिक्लेयर किया था कि उसको गॉड ने अपॉइंट किया है टू सेव हिज पीपल, अपने लोगों की रक्षा के लिए, फ्रॉम द ट्रबल्स, मुसीबतों से, फ्री दैम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ डिकूज़, उनको डिकूज़ से फ्री कराने के लिए, डिकूज़ की जो गुलामी है उससे आज़ाद कराने के लिए। सून थाउजेंड बिगेन फॉलोइंग बिरसा। धीरे धीरे कई हज़ारों लोग उसके फॉलोवर हो गए, उसको अनुयायी बन गए। बिलीविंग दैट ही वॉज अ भगवान, लोग क्या मानने लगे, उसको भगवान मानने लगे। एंड हैड केम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, और वो यहाँ पर आए हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बिरसा वॉज बॉर्न in a family of Mundas, a tribal group lived in छोटा नागपुर। बिरसा का जन्म हुआ था मुंडाज में। मुंडाज क्या है? एक ट्राइबल ग्रुप है छोटा नागपुर का। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, पर उसके जो फॉलोअर्स थे वो कई और दूसरे क्षेत्रों के भी थे, जैसे संथाल्स और उरांव। ऑल ऑफ देम in different ways were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under the British rule। ये सभी काफ़ी नाराज़ थे, जो परिवर्तन आए थे, जो चेंजेस आ रहे थे और प्रॉब्लम्स आ रही थी ब्रिटिश रूल्स के टाइम पे, उनको जो सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी, उससे ये सब लोग काफ़ी नाराज़ थे। देयर familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihood were under threat and their religion appeared to be a danger। उन लोगों का जो नेचुरल तरीका था वो जीवन जीने का, वो ख़त्म होता जा रहा था। उनकी जो जीवन यापन के जो तरीके थे वो खतरे में आ रहे थे। इसके साथ ही उनका जो क्षेत्र था वो भी खतरे में उनको नज़र आने लगा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ट्राइबल्स पीपल्स को फेस करनी पड़ रही थी। तो हम इस बिरसा जो थे इन लोगों के लिए एक तरीके से मसीहा का काम कर रहे थे, उन लोगों के लिए भगवान के रूप में काम कर रहे थे, जो कि इनको आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे और अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए कह रहे थे, जिसके बारे में हम चैप्टर में लास्ट में भी पढ़ेंगे। तो व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेंट आउट टू रिसॉल्व? हु वर द आउटसाइडर्स बीइंग रेफर्ड टू एज ए Dikus, and how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? How did their lives change? There are some of the questions you will read about in this chapter। ये कुछ questions हैं जिनके आंसर हम चैप्टर में जानने को मिलेंगे। How did tribal groups live? कैसे आदिवासी लोग जो है, समूह जो है, वो अपना जीवन जीते थे।
तो कुछ लोग जूम खेती कर कर, कुछ लोग शिकार कर कर, कुछ लोग जंगलों का सामान इकट्ठा कर कर, कुछ लोग क्या करते थे एनिमल्स को पालकर इस तरीके से अपनी ज़िंदगी बिताते थे। तो उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। बाय द 19th सेंचुरी ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, कई अलग अलग एक्टिविटीज़ में बिजी थे। सम वर जूम कल्टिवेटर्स, कुछ जूम कल्टिवेटर्स थे। सम ऑफ दैम प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, कुछ जो है जूम कल्टीवेशन करते थे, जूम खेती करते थे। दैट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से भी जाना जाता है किसको? जूम कल्टीवेशन को। दिस वॉज डन ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड, मोस्टली इन फॉरेस्ट। ये जो जूम कल्टीवेशन किया जाता है, जूम खेती जो की जाती है वो फॉरेस्ट में एक स्मॉल पैचेस, स्मॉल लैंड पे की जाती है। द कल्टिवेटर कट द ट्री टॉप्स to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. इसमें कल्टीवेटर्स क्या करते थे, किसान क्या करते थे, जो उगाने वाले हैं वो ट्री टॉप्स को काटते थे ताकि सनलाइट्स उस लैंड तक पहुंच सके और उस लैंड पे जितनी भी वेजिटेशन होती थी उसको भी जला देते थे। दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग विच कंटेन पोटाश टू फर्टिलाइज द सॉइल। और जो जली हुई राख होती थी, जो वेजिटेशन को जलाने से जो राख बनती थी उसको वो उस लैंड पे फैला देते थे जिसमें कि पोटाश होता था। दे यूज द एक्स टू कट ट्री एंड द हो टू स्क्रैच द सॉइल इन द ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टिवेशन। वो कुल्हाड़ी से ट्रीज़ को काटते थे और कुदाल से ज़मीन को खुरच देते थे ताकि वो वहाँ पर कल्टीवेशन कर सके। दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स दैट इज स्कैटर्ड द सीड ऑन द फील्ड इंस्टेंट द प्लोइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड्स। वो हल चलाकर बीज बोने की जगह वहाँ पर बीज को फैलाकर डालते थे। तो मतलब यहाँ पर जूम कल्टीवेशन में अगर हम कहें कि बीज बोने का क्या तरीका था, तो वहाँ पर बीज बोने का तरीका था उसको छिड़क कर बिखेरने का तरीका अपनाया जाता था। Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. एक बार जहाँ पर वो कल्टीवेशन कर देते थे और जब वहाँ से वो क्रॉप रेडी हो जाती थी उसको उसकी कटाई करते थे और उसके बाद वो वहाँ से उस फील्ड को छोड़कर चले जाते थे और उस फील्ड को कुछ सालों तक खाली छोड़ दिया जाता था, फैलो कर दिया जाता था। फैलो फॉर द सर्वर एरिया, फैलो का मतलब होता है फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, मतलब कुछ वर्षों तक वहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एरियाज, फॉरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स जो हैं या जूम खेती करने वाले जो किसान हैं वो हिली एरिया और फॉरेस्ट में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया के। द लाइव्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन द फ्री मूवमेंट विद इन द फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज द लैंड एंड फॉरेस्ट टू ग्रोइंग देयर क्रॉप्स। दैट इज ओनली वे दे कुड practice shifting cultivation. Some were hunters and gatherers. In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gather forest produce. कुछ ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो हंटिंग कर कर और फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, जो सामान है या उत्पाद है, उसको इकट्ठा कर कर अपना जीवन चलाते थे। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। द कॉन्स was such a community living in the forest of Orissa. They regularly went out on collective hunts and then divide the meat amongst themselves. खौंड जो जाति उड़ीसा की जनजाति है वो रेगुलरली शिकार करने जाते थे और शिकार से जो भी मीट उनको मिलता था वो आपस में बांट लेते थे। They ate fruit and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted फ्रॉम द सीड ऑफ द साल एंड महुआ। वो फ्रूट्स और रूट्स को कलेक्ट करते थे एंड कुक फूड, और वो खाना बनाते थे विद द ऑयल दे आर एक्सट्रैक्टेड, ऑयल के थ्रू जो कि साल और महुआ से के सीड से, बीजों से निकाला जाता है। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर द मेडिसिनल पर्पज़।
and sold forest produce in the local market. The local weaver and leather workers turn to the khans when they need supplies of kusum and palas flowers to color their clothes and leather. जो लोकल वीवर्स थे, जो बुनकर थे, वो या लेदर वर्कर जो थे, वो उनको जब वर्कर्स की ज़रूरत होती थी तो वो खॉन्स के जनजाति जो है उनके पास आकर उसकी अपनी सप्लाई, जो कुसुम और पलास की फ्लावर्स की जो सप्लाई है वो उनसे पूरी करते थे. फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. अब ये तो हमने देखा कि भाई वो लोग क्या करते थे कि भाई हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, मीट मिलता था उसको आपस में बांट के खा लेते थे, लेकिन उसके साथ उनको ग्रेन की भी ज़रूरत होती थी, अनाज की भी ज़रूरत होती थी. तो वो कहाँ से मिलता था? एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स. उस टाइम में वो गुड्स को एक्सचेंज करते थे, मतलब सामान के बदले सामान लेते थे. गेटिंग वॉट दे नीडेड इन द रिटर्न फॉर देयर वैल्यूबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अपने जो भी उनको सामान चाहिए था उसके बदले वो जो जंगल का प्रोड्यूस होता था उसको उसके बदले वो देते थे. मतलब जो भी उनको चाहिए उसके बदले जो सामने वाले को जंगलों से चाहिए वो उसको वो दे देते थे. एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड. कई बार उनके पास जो मुट्ठी भर पैसा होता था उससे वो खरीद लेते थे. सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस कैरिंग लॉड्स और बिल्डिंग रोड्स वाइल अदर लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर्स. इनमें से कुछ तो जॉब करते थे, नौकरी करते थे, मजदूरी करते थे सामान उठाने की या फिर रोड बनाने के काम में, और कुछ जो है मजदूरी करते थे किसानों के खेतों में. When supplies of forest produce shrunk, tribal people had to increasingly wander around the search of work as laborers. जब फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है, उत्पाद है, वो कम होता है, तब वो ट्राइबल पीपल क्या करते हैं, इधर उधर जाते हैं अपने काम की तलाश में. बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगास ऑफ द सेंट्रल इंडिया. बेगास जो कि सेंट्रल इंडिया की जनजाति है, वर reluctant to do work for others. वो हिचकिचाते हैं या कतराते हैं दूसरों के लिए काम करने के लिए. मतलब जहाँ कुछ तो जनजाति ये सोचती है कि हम मजदूरी कर कर अपना काम पूरा कर ले, वहीं ये जो सेंट्रल इंडिया की जनजाति थी वो दूसरों के लिए काम करने में कतराती थी. उनका ये मानना था कि हम जंगल में रहने वाले हैं, जंगल ही हमें सब कुछ देता है, तो हमें किसी और के लिए काम करना हमारे लिए अपमानजनक वाली बात है. The Begas saw themselves as a people of the forest who could only live on the produce of the forest. It was below the dignity of the Begas to become a laborer. उनके लिए अपमान की बात थी मजदूरी करना या मजदूर बनना. Tribal group often need to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced within the locality. ट्राइबल पीपल्स अक्सर कर खरीदते बेचते थे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन सामान को खरीदने के लिए जो कि उनके जंगलों में नहीं मिलता था. कि जो सामान उनके जंगलों में नहीं मिल रहा है उनके लिए वो क्या करते थे, सामान की अदला बदली. हमने कहा ना जैसा कि पहले भी वो उनको जो सामान चाहिए उसके बदले वो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस है वो लोगों तक पहुंचाते थे. दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. और इसकी वजह से अब जो सामान जंगलों में उनको नहीं मिलता था उसकी वजह से वो दूसरों पे निर्भर हो गए, व्यापारियों पे निर्भर हो गए, मनी लेंडर्स पे वो निर्भर हो गए. ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल. ट्रेडर्स वहाँ आते थे, व्यापारी वहाँ आते थे उन सामानों के साथ और वो उनको बेचते थे. पर एट सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइजेस. पर वो सामान उनको कैसे बेचते थे? हाई प्राइजेस पे. मनी लेंडर्स गेव लोन विद विच द ट्राइबल met their cash needs, adding to what they earned, but the interest charge on the loan was usually very high. मनी लेंडर्स भी आते थे, उनको लोन भी देते थे उनकी कैश नीड्स को पूरा करने के लिए, रोकड़ की जो कमी थी उनको पूरा करने के लिए मनी लेंडर्स उनको लोन देते थे. पर वो लोन किस पे देते थे? हाई इंटरेस्ट रेट पे. मतलब उसका जो ब्याज होता था वो बहुत ज़्यादा वो वसूल करते थे. So far the tribals market and commerce often meant debt and poverty. इसलिए ट्राइबल्स के लिए, जनजातियों के लिए मार्केट, व्यापार, बाजार या फिर वाणिज्य जो है वो
उधारी और गरीबी का कारण बन गया। They therefore came to be see the moneylenders and traders as evil outsider and the cause of their misery। इसलिए वो लोग इन लोगों को क्या मानने लगे, बाहरी राक्षस मानने लगे और उनकी जो मुसीबतों का कारण उनको समझने लगे। मनी लेंडर्स और जो ट्रेडर्स थे उनके लिए वो क्या हो गए, मुसीबतों का कारण हो गए, इसलिए वो उनको क्या मानते थे, एक बाहरी राक्षस मानने लगे। सम हर्डेड एनिमल्स, कुछ जो थे वो जानवर पालते थे। देखा कि कुछ ग्रुप्स जो थे वो क्या करते थे, जूम कल्टीवेशन करते थे। कुछ जो थे वो हंटर्स और गैदर्स थे। कुछ जो थे वो क्या करते थे, हर्डेड एनिमल्स को पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स। They were pastoralists who moved with their herds of cattle or sheep according to the season। ये जो थे वो चरवाहे के रूप में का काम करते थे और एक जगह से दूसरी जगह सीज़न के अकॉर्डिंग अपने कैटल्स और शिप्स के साथ में इधर उधर भेड़ों के साथ में एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते थे। When the grass in the one place was exhausted, they moved to another place। जब एक जगह पे घास खत्म हो जाती थी तो दूसरी जगह चले जाते थे। The one Gujars of the Punjab hills and the Labadis of the आंध्र प्रदेश were cattle herders। पंजाब के वन गुज्जर और लबादीज जो थे वो, आंध्र प्रदेश के लबादीज जो थे वो क्या थे, कैटल हर्डर्स थे, मतलब गाय भैंसों को पालने वाले थे। द गद्दीज ऑफ कुल्लू वर शिपहर्ड्स। कुल्लू के जो गद्दीज थे वो भेड़ों को पालने वाले थे। एंड द बकरवाल ऑफ कश्मीर रेयर द गॉड्स, और कश्मीर के बकरवाल गॉड्स को रेयर करते थे, पालते थे। तो हमने देखा ट्राइबल्स पीपल ने अभी तक तो 3 तरह के काम करते थे। पहला जूम कल्टीवेशन, दूसरा हंटर्स एंड एज ए हंटर्स एंड गैदर्स, तीसरा हर्डेड द एनिमल्स। सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, और कुछ जो थे उनमें से वो क्या करते थे, सेटल्ड कल्टीवेशन मतलब स्थायी खेती करते थे, मतलब एक जगह रुककर एक जगह पर रहकर वो खेती करते थे। Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down। कई जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो एक जगह पर टिकने लगे। एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, और एक ही जगह पर कई सालों तक खेती करने लगे। इंस्टेंड ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने की जगह वो क्या करने लगे, एक ही जगह रुककर खेती करने लगे। दे बिगेन टू यूज द प्लॉ एंड ग्रेजुअली गॉट राइट्स ओवर द लैंड दे लिव्ड ऑन। वो वहाँ पर हल के द्वारा खेती करने लगे और उस पर उनका धीरे धीरे अधिकार होने लगा, कि एक ही जगह पर वो रहने लगे तो जिस जगह पर वो खेती कर रहे थे वहाँ पर उनका अधिकार होने लगा। इन मैनी केसेस लाइक द मुंडास ऑफ छोटा नागपुर, द लैंड बिलोंग टू द क्लेन एज अ होल। कई केसेस में तो जैसे कि मुंडास की बात की गई है छोटा नागपुर के, कि वो लैंड जो होती थी उन्हीं के समुदाय की माने जाने लगी। ऑल मेंबर ऑफ द क्लेन वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटल्ड। जो उस मेंबर्स थे उस क्लेन के, उस समुदाय के, उस वंश के, वो उनके वंशज माने जाने लगे। किनके वंशज माने लगे, जो कि शुरुआत में आकर वहाँ पर खेती करने लगे थे, जिन्होंने शुरुआत में आकर स्टार्टिंग में वहाँ पर आकर सेटलमेंट शुरू किया था। हु एट फर्स्ट क्लियर टू द लैंड, देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड। Very often, some people within the clan acquired more power than others. Some became chiefs and other followers, powerful men, often rented out their land instead of cultivating it themselves। इन्हीं ग्रुप में से कुछ लोग जो है वो पावरफुल होने लगे, तो उनमें से कुछ वो चीफ बन गए, मुखिया बन गए, और वो अपने लैंड पे खेती करने की जगह उसको रेंट पे देने लगे, दूसरों को खेती करने के लिए देने लगे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स सो सेटल्ड ट्राइबल ग्रुप्स लाइक द गोंडास एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन द हंटर्स गैदर्स और शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। ब्रिटिशर्स का क्या मानना था, जो एक जगह रुककर खेती करते हैं या वो एक जगह रुककर काम करते हैं, वो ट्राइबल ग्रुप्स ज़्यादा सभ्य हैं कंपैरेटिवली उनके जो कि इधर उधर घूमते हैं, हंटिंग करते हैं और गैदर्स करते हैं, फॉरेस्ट के प्रोड्यूस का इकट्ठा करने का काम जो करते हैं, उनसे ज़्यादा सिविलाइज्ड कौन है, जो वहाँ पर टिक कर खेती कर रहे हैं। दोज हु लिव्ड इन द फॉरेस्ट वर कंसिडर्ड टू बी
वाइल्ड एंड सेवेज। जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे थे उनको वो लोग क्या मानते थे, जंगली और असभ्य मानते थे। दे नीड टू बी सेटल्ड एंड सिविलाइज्ड, और वो उनको सेटल्ड करना चाहते थे और ज़्यादा सभ्य बनाना चाहते थे, या कह सकते हैं कि वो चाहते थे कि वो ज़्यादा सभ्य बने और एक जगह पर रहकर काम करना शुरू करें। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ्स, कि कॉलोनियल रूल ने ट्राइबल्स की लाइफ्स को कैसे अफेक्ट किया। अभी तक तो हमने देखा कि वो क्या क्या काम करते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। अब हम देखेंगे कि आउटसाइडर्स जो डीकूज आए थे, उनके लिए आउटसाइडर्स डीकूज कहलाते थे। तो कॉलोनियल रूल जो ब्रिटिशर्स थे वो भी उनके लिए डीकूज हुए। तो उन्होंने उनकी लाइफ को कैसे प्रभावित किया। व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ्स, अब अभी हमने देखा कि जो कुछ पावर ले लेते थे वो चीफ बन जाते थे, तो उनके साथ उन्होंने क्या किया। बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर इम्पॉर्टेंट पीपल। ट्राइबल चीफ्स जो होते थे वो इम्पॉर्टेंट पीपल होते थे, ब्रिटिश नहीं आए थे उससे पहले। दे एंजॉयड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड द राइट टू एडमिनिस्टर एंड कंट्रोल देयर टेरिटरी। उनके पास अधिकार होते थे, आर्थिक पावर भी होती थी और अपने समुदाय को कंट्रोल करने की भी उनके पास, उसमें प्रशासन करने का भी उनके पास अधिकार होता था। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पॉलिसीज एंड डिसाइड ऑन द लोकल रूल ऑफ द लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। उनके कुछ खुद के नियम होते थे, कानून होते थे, जिसके अनुसार वो अपने फॉरेस्ट का मैनेजमेंट करते थे। अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज कंसिडरेबली। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड टाइटल्स ओवर अ क्लस्टर ऑफ विलेज एंड रेंट आउट लैंड्स। ब्रिटिशर्स के रूल में भी उनकी जो पावर्स थी उसमें कुछ चेंजेस आए थे। उनको ये अधिकार तो दिया था कि वो उनको लैंड पर मालिकाना हक होगा उनका, और विलेजेस जिस समूह के जिन पूरे विलेज के समूह पर उनका अधिकार होगा, जो अलग अलग विलेजेस हैं, गांव हैं, उन सब पे उनका अधिकार तो होगा जहाँ पर उनके समुदाय के लोग रहते हैं। वो अपनी लैंड को रेंट पे भी दे सकेंगे। बट they lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by the British official in India। पर उनको क्या कहा, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, उनकी जो प्रशासनिक ताकत थी वो उनकी कम कर दी गई थी, और उनको फोर्स किया गया था कि वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने जो कानून बनाए उनको वो फॉलो करें। दे ऑल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, और उनको ब्रिटिशर्स को नजराना भी देना था। नजराना मतलब गिफ्ट, उनको ब्रिटिशर्स को गिफ्ट भी देने होते थे। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और अपने ट्राइबल ग्रुप को डिसिप्लिन में रखना होता था ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग। दे लॉस द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इन्जॉय अमंगस्ट देयर पीपल। उनके पास जितनी भी ताकत थी वो सब खत्म हो गई थी, कम हो गई थी, जो कि पहले उनको मिला करती थी। वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और वे अपने परंपरागत कामों को भी करने में लाचार हो गए थे। मतलब अब वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते थे। व्हाट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, ये तो चीफ की बात हुई कि कॉलोनियल रूल शुरू हुआ तो उन्होंने चीफ की कितनी सारी पावर्स को कम कर दिया। अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स जो घुमंतु या यूं कहें कि जूम कल्टिवेटर्स थे, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस कल्टिवेशन करते थे, उनके साथ उन्होंने क्या किया। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद द ग्रुप हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव द फिक्स्ड होम। वो अंग्रेज जो थे वो काफ़ी परेशान होते थे, जो इधर उधर भटकते थे, इधर उधर जाकर अपना काम करते थे और एक जगह फिक्स रहकर अपना घर नहीं बनाते थे। उन लोगों से वो काफ़ी परेशान थे। दे वांटेड ट्राइबल ग्रुप्स टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर्स। वो चाहते थे कि ये लोग क्या करें, सेटल हो जाएं, एक जगह रहकर अपनी खेती का काम करें। सेटल पीजन वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटेड दैन द पीपल हु वर ऑलवेज ऑन द मूव। उनके हिसाब से क्या था कि जो सेटल पीपल हैं उनको कंट्रोल करना ज़्यादा आसान था कंपैरेटिवली उन लोगों के जो कि इधर उधर जाते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द स्टेट। ब्रिटिशर्स, हम जैसा शुरू से देख रहे हैं कि उनको क्या चाहिए, अपने प्रॉफिट से मतलब था, तो वो रेवेन्यू सोर्सेज भी चाहते थे और ईजी था, जो एक जगह रहकर लोग खेती कर रहे हैं उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना ईजी था। इसलिए वो इस सेटलमेंट के थ्रू भी वो चाहते थे कि वो एक जगह रहकर काम करें। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट। इसलिए उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, लैंड सेटलमेंट, एक भूमि समझौता इंट्रोड्यूस किया।
दैट इज दे मेजर द लैंड, इसमें क्या किया उन्होंने, लैंड को मेजर किया। डिफाइन द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक के अधिकारों को बताया। टू द लैंड, लैंड पे उनकी जो लैंड है, ज़मीन है, उस पर प्रत्येक के कितने अधिकार हैं वो उनको बताया। एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट, और रेवेन्यू भी फिक्स कर दिया जो उनको स्टेट को देना होगा। सम पीजेंट वर डिक्लेयर्ड लैंड ऑनर्स, कुछ को तो लैंड ऑनर्स डिक्लेयर कर दिया, और सम अदर टेनेंट्स, और कुछ बाकी को कह सकते हैं कि मजदूर या पट्टेदार या किस जो जिनको रेंट पे दी जाने वाली है ज़मीन, उनको वो घोषित कर दिया। द टेनेंट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर्स, अब जो टेनेंट्स से जो कि किसी और की भूमि पर खेती कर रहे थे, उनको क्या करना होता था, लैंड ओनर्स को रेंट देना होता था, और लैंड ओनर्स को, ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू पे करना होता था। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेटर्स वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, ब्रिटिशर्स का जो ये एफर्ट था, ये कोशिश थी जूम कल्टिवेटर्स को एक जगह सेटल करने का, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो सका। सेटल प्लो कल्टिवेशन इज़ नॉट ईजी इन द एरिया वेयर द वाटर इज़ स्कैर एंड द सॉइल इज़ ड्राई, वहाँ सेटल कल्टिवेशन स्थाई कह सकते हैं, स्थाई खेती वहाँ पर अच्छी नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर संभव नहीं हो पा रही थी जहाँ पर कि पानी की कमी थी और सॉइल ड्राई थी। इन फैक्ट जूम कल्टिवेटर्स हु टुक द प्लो कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड, इनफैक्ट जो कि जूम कल्टिवेटर्स थे जिन्होंने स्थाई खेती करना शुरू किया था, उनको भी काफ़ी सफ़र करना पड़ रहा था। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, क्योंकि उनका जो लैंड थी, उनकी जो ज़मीन थी, वो इतना अच्छी उपज उनको नहीं दे रही थी। सो द जूम कल्टिवेटर इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड ऑन कंटिन्यूटिंग विद देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, जो ईस्ट इंडिया के जूम कल्टिवेटर्स थे वो चाहते थे कि उनको उनका ट्रेडिशनल प्रैक्टिस दी जाए, मतलब उनको जूम खेती करने दी जाए, जूम कल्टिवेशन करने दिया जाए। फेसिंग वाइड स्प्रेड protest, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. जब सब तरफ इसका विद्रोह होने लगा, जो उनको सेटल करने का जो तरीका था उसका विद्रोह होने लगा, तो फाइनली ब्रिटिशर्स को उनको अलाउ करना पड़ा कि वो अपना ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। फॉरेस्ट के सम पार्ट पे, कुछ एरियाज़ पे वो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि उन्होंने कौन से कानून बनाए, फॉरेस्ट कानून क्या बनाए, इससे ट्राइबल पीपल्स की लाइफ क्या इफ़ेक्ट हुई, और व्यापार में उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी ट्राइबल पीपल्स को। और जो स्टार्टिंग में हमने बिरसा मुंडा पढ़े थे, उनके बारे में भी हम देखेंगे। रीड दिस चैप्टर, ओके, एंड डू द क्वेश्चन आंसर, एंड ऑल्सो रीड द मैप ऑन द पेज नंबर 41 पे आपको एक मैप दिया हुआ है, वो भी आप अच्छे से देखेंगे कि कौन से स्टेट में कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स के लोग रहा करते थे। ओके, थैंक यू।